खबर 2 दिन में 5 से ज्यादा मंदिरों पर हमले से जुड़ी हुई है। लगातार जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, चिंता वाली बात है। नटोरे में काली मंदिर में संत की हत्या की भी जानकारी मिल रही है। नटोरे वहां पर तरुण चंद्र दास की हत्या की खबर है। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। लगातार बांग्लादेश में जो मंदिरों पर हो रही तोड़फोड़ है, वो जो मूर्ति खंडित करने की खबर है, किसी तरह से रुक नहीं रही। तरुण चंद्र दास की हत्या की खबर भी अब मिल रही है। बरगुना में जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। यहाँ म्यामन सिंह में काली मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी उपद्रव की तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश में रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। 2 दिन में 5 से ज्यादा मंदिरों पर हमले किए गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लगातार उन्हें टारगेट पर लेना, मंदिरों को इस तरीके से तोड़फोड़ वहां कर देना, मूर्तियों को खंडित करना, तोड़ना, ये उपद्रवियों के निशाने पर लगातार रहा है। और ये घटनाएं न तो रुक रही हैं, न तो थम रही हैं। म्यामन सिंह में काली मंदिर में तोड़फोड़ की खबर है। 2 दिन के भीतर 5 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ हुई है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। दो दिन के भीतर 5 मंदिरों में तोड़फोड़। जब भारत की तरफ से विदेश सचिव पहुंचे थे दौरे पर, तो लग रहा था कि शायद हालात सुधरेंगे या फिर किसी तरीके का यहां सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन किसी तरह का सुधार अब तक देखने को मिला नहीं है। इस पर बात मैं करूंगी। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, पहला सवाल मेरा आपसे, बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं, जब विदेश सचिव दौरे पर पहुंचे थे तो लग रहा था कि भारत अपना स्टैंड रख रहा है, भारत से बात हो रही है। उधर बांग्लादेश से डेलीगेशन यहां विजय दिवस मनाने के लिए पहुंचा था, बात कर रहा था। वो तस्वीरें अच्छी थी, सुकून वाली थी, लेकिन जो असल में हो रहा है वो तो बड़ा बेचैनी भरा है। 2 दिन के भीतर 5 मंदिरों में तोड़फोड़, लगातार हिंदू निशाने पर। रचना, देखिए, ये जो हरकतें बांग्लादेश में हो रही हैं, जो हालात बांग्लादेश के बने हुए हैं, उसके पीछे पूरी तरह से जमात इस्लामी और इस्लामिक कट्टरवादियों का हाथ है। जब आप रेडिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहे हैं, उस समय उनको किसी प्रकार का लॉजिक समझ में नहीं आता है। वो इस बात को भूल रहे हैं कि कहाँ क्या उनका देश है, क्या उनके देश की भौगोलिक स्थिति है, और किस प्रकार से अगर उनको आगे तरक्की प्रगति करनी है तो किस प्रकार से उनकी प्रगति होगी। रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में बांग्लादेश आर्थिक रूप से गर्त में जाता जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी नीचे गिरने वाली है, अगर नहीं ऑलरेडी नहीं हो गई है। तो उसकी वजह से बिल्कुल साफ है कि जो सरकार है, वो सरकार इस किसी भी प्रकार के ऐसे असामाजिक एक्टिविटी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है, या मैं यूं कहूं कि वो रोकना नहीं चाहते, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से रेडिकल इस्लामिस्ट के वश में है। तो ये बात हमें समझने की है कि आप वहां पर जो हरकतें हो रही हैं उसको इस नजरिए से देखें, ये हरकतें करवा कौन रहा है। मैं इतना बता सकता हूं आपको कि जैसे मालदीव में कुछ दिन पहले आपने देखा था, उन्होंने भी कुछ सिर उठाने का प्रयास किया और कुछ दिनों बाद चले आए भारतवर्ष में। तो मुझे लगता है कि ये इस्लामिक इनको रेडिकल्स को रोकने की आवश्यकता है। भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। कड़ा रुख अपनाने के लिए मैं बता रहा हूं, उसके लिए जरूरी नहीं है मिलिट्री इंटरवेंशन। मिलिट्री इंटरवेंशन अलग अलग चीज होती है। कड़ा रुख अपनाने के लिए उनके ऊपर कूटनीतिक दबाव डाला जाए, उनके ऊपर आर्थिक रूप से सैंक्शंस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता है, ताकि वो इस प्रकार की हरकतों के खिलाफ एक्शन नहीं। उनकी सेना कोई काम नहीं कर रही, उनकी पुलिस कोई काम नहीं कर रही। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सेना और पुलिस उन आतंकवादियों के साथ, उन दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। एकदम ठीक आपने कहा, और अगर इनकी शय नहीं होती तो बांग्लादेश में ये हालात होते नहीं। आप यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी के बने हुए हैं, बांग्लादेश तो ये बेहतर तरीके से जानता है कि उसकी आज़ादी में हिंदुस्तान का क्या रोल रहा और हिंदुस्तानी सेना ने कैसे मोर्चा संभालते हुए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। अब उसी सेना से कैसे पंगा ले सकता है, उसी भारत से कैसे पंगा ले सकता है बांग्लादेश, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चीन की तरफ पुश करने की वजह से है? जी हाँ रचना जी, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूँ। बांग्लादेश में 2 तरह के बांग्लादेशी होते हैं मूलतः। एक वो बांग्लादेशी हैं जिनके जो कि सदियों से वहां रहते आए हैं, जिनके नाना दादा दादी परदादा वो बांग्लादेश में ही थे।
ये जो बांग्लादेशी होते हैं ये एकदम थोड़ा हिंदुओं के साथ इनका कोई बैर नहीं होता है, खास तौर पर कोई। दूसरे तरह के जो बांग्लादेशी हैं बांग्लादेश में, वो ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि भारत से बिहार से खास तौर से पार्टीशन के समय में बांग्लादेश चले गए थे, बहुत बड़ी तादाद में गए। तो होता यह है कि बांग्लादेश में कि जो ओरिजिनल ऐसे बांग्लादेशी जिनके कि दादा दादी नाना नानी पुरखों से बंगाली बोलते आए हैं, वो तो रिलीजियस कट्टरपंथी का रास्ता नहीं अख्तियार करते। वो असल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा में आके पार्टिसिपेट भी करते हैं। पंडालों की डेकोरेशन का काम अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे, मूर्ति बनाने का काम ये सब बांग्लादेशी करते हैं। पंडाल की डेकोरेशन का काम ये सब बांग्लादेशी करते हैं। वहाँ जो भोज होता है उसका जो इंचार्ज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये सब बांग्लादेशी होते हैं। ये बंगाली बोलते हैं। लेकिन बिहारी मुस्लिम्स जो कि गए थे बांग्लादेश में 1947-48 या उसके बाद में 1971 तक, ये लोग मूलतः इनके नाना नानी दादा दादी हिंदी भाषी थे, वो बंगाली नहीं बोलते थे। ये इन लोगों ने, ये लाखों की तादाद में, अब तो करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश में हैं, इन लोगों ने बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाली सीखी है। और कल्चरली ये लोग मूल बांग्लादेशी के लोगों से एकदम अलग हैं। ये वो लोग हैं जो कि उपद्रव करते हैं। इन लोगों ने 1971 की लड़ाई में, बिहारी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, इन्होंने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश आर्मी का साथ दिया था। जबकि मुक्ति वाहिनी जो हम नाम सुनते हैं, वो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो कि सदियों से बांग्लादेश में रहते आए थे और उन्होंने भारत की फौज का साथ दिया था। आज जो हो रहा है इसमें बीएनपी के जो एक्सट्रीम राइट विंग कार्यकर्ता हैं, जमात इस्लामी है या मुस्लिम छात्र शिविर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके छात्र जो हैं उपद्रवी कर रही है। ज्यादातर बिहारी मुस्लिम है। लेकिन हाँ, हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। पुलाश काली में जो काली मूर्ति खंडित की गई थी, उसके नाम पर पुलिस ने अब अलाउद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और अच्छी बात एक और ये है कि बांग्लादेश पुलिस अब ये दावा कर रही है कि मेमन सिंह में भी उसने एक एफआईआर दायर कर लिया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि कई बातें ऐसी दावा की जा रही हैं, दावा कुछ और नजर आता है, असलियत कुछ और नजर आती है। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। भारत से तनाव के बीच में बांग्लादेश ने की है नई साजिश। अपनी हरकतों से बात तो बिल्कुल नहीं आ रहा बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर तैनात कर दिए हैं ड्रोन, और ये किलर ड्रोन है। भारत की सीमा पर बायरैक्टर TB2 UAVs तैनात किए गए हैं, जो कि बेहद घातक हैं। जासूसी के साथ साथ हमला करने में TB2 ड्रोन माहिर कहे जाते हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने तुर्की से बायरैक्टर TB2 UAVs खरीदे और अब यहां पश्चिम बंगाल की सीमा पर तैनात भी नजर आ रहे हैं। भारत ने भी निगरानी बढ़ाते हुए अपने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। भारत की सेना की ताकत यहां बेहतर तरीके से बांग्लादेश जानता है, लेकिन चीन की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार साथ मिल रहा है, इसको लेकर लगता है कि बांग्लादेश अब उनके फुलाने में आ गया है या फिर उनके उकसाने में आ गया है, और बांग्लादेश वो हरकतें कर रहा है जो उसकी सेहत के लिहाज से ठीक नहीं, जो खुद बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि गड्ढे की तरफ आगे जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पाकिस्तान से ही टूटा, पाकिस्तान से ही आज़ादी की मांग करते हुए और तमाम संघर्ष झेलते हुए, जिसमें भारत का भी एक बड़ा रोल रहा, बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन आज उसी पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मतलब जिस खाई से गिरा उसी खाई की तरफ वापस जाना। क्या हो सकता है हालात? सिर्फ और सिर्फ क्या मोहम्मद यूनुस? देखिए, ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है, वो जाहिर है कि बिल्कुल एक अतिवादी रेडिकल इस्लामिस्ट जो ताकतें हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए हैं वो एक गहरी साजिश का परिणाम है, जिसमें कि बांग्लादेश की जो घरेलू रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों की तो मुख्य भूमिका है ही। इसमें विदेशी जो ताकतें हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, उसमें वो शामिल रहा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार जैसे कदम उठा रही है,
TB2 बायरेक्टर ड्रोन का अगर कहीं इस्तेमाल बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार को करना चाहिए तो वो अराकान आर्मी, जो कि उसने टेकनाफ रीजन के कई भागों पर अपना कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश के पूरी संप्रभुता के ऊपर उन्होंने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। बांग्लादेश म्यांमार के पूरे बॉर्डर एरिया पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। वहां पर इनकी इस तरह की ड्रोन वगैरह की आवश्यकता थी, भारत के फ्रंट पे नहीं। लेकिन जाहिर है कि ये जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथियों के को शह देने का काम कर रही है, कहीं न कहीं उनके इशारे पर भी काम कर रही है। अभी जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के आपस में मिलने की जो तस्वीरें आई कायदा से, और उसके पहले भी हमने ये देखा, तो जो पाकिस्तान के साथ जो ये बांग्लादेश अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक कंगाली की कगार पे है, आतंक परस्त है, और वो इसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में भी पैदा करना चाहता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा ही वो बनाना चाहता है, और ये मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं समझ पा रही है। और यदि इसी तरीके की जो स्थितियां बांग्लादेश में रही कि जिसमें कि वहां पर जो ये सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जिसकी की सख्त आवश्यकता है उसको करने में नाकाम रही, और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त के राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाती रही, अपने अन्य जो क्षेत्र है उसको इग्नोर करती रही, जो कि टेकनाफ रीजन है, और अराकान आर्मी जिस तरीके से बांग्लादेश की टेरिटरी पर कब्जा कर रही है। तो ऐसे में बांग्लादेश की स्थितियां बिल्कुल वैसे ही हो सकती है जैसे कि आज आप पाकिस्तान का देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी जो आतंकी हैं वो अपना ब्रिज बना सकते हैं, और निसंदेह ये भारत के लिए चैलेंज होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि भारत की इन स्थितियों पर बहुत पैनी नजर है। हमने भी बांग्लादेश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां, अपने डिफेंस के मेजर्स लिए हैं और लेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि भारत की टेरिटरी पर किसी तरीके का खतरा बांग्लादेश की टेरिटरी से आता है, या बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी और अधिक संकट में आती है, तो भारत कठोर से कठोर कार्रवाई करने के सभी विकल्प ओपन रखेगा। क्योंकि ये जो भारत है, न तो हिंदू कम्युनिटी पर हमलों को लंबे समय तक बर्दाश्त करेगा, और न तो आतंकवाद जैसी चुनौती, इसके ऊपर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कठोर से कठोर कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब इन सब हालातों के बीच में जब बांग्लादेश में खाने का भी संकट आ गया है, अनाज का संकट आ गया है, ऐसे में भारत फिर से मदद के लिए आगे आया, और या फिर ये कहिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर रहा। मेजर जनरल माथुर, आलू प्याज पिछले दिनों ट्रक्स में भिजवाया गया था, अभी चावल खरीदने की तैयारी बांग्लादेश भारत से कर रहा है। ये कैसी एहसान फरामोशी है? रचना, मैं यही कह रहा था, देखिए, जब आपका भौगोलिक स्वरूप इस प्रकार का है कि आप चारों ओर से भारतवर्ष के साथ आपका बॉर्डर है, और एक छोटा सा 270 किलोमीटर का बॉर्डर आपका म्यांमार के साथ था, जो आज की तारीख में अराकान आर्मी के पूरी तरह से कब्जे में है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको भारत पर निर्भर होना पड़ेगा, और ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप देखिए, कहां से, कहीं और से अगर वो लेना चाहते हैं, कहां से आएंगे, किस प्रकार से वो वहां पर व्यापार करेंगे, किस प्रकार से आर्थिक रूप से प्रगति करेंगे, ये बिल्कुल उन्होंने, ये लाइन हम कई बार बोल चुके हैं रचना, आपके चैनल पे आपने भी कही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बांग्लादेश का बहुत हालत खराब होने वाली है, और इसकी पूरी तरह इसकी एकमात्र वजह पाकिस्तान की ISI और चीन के द्वारा दी गई शह। चीन का ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन का कोई धर्म ईमान नहीं है। चीन सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखता है, और अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी देश में इंटरेस्ट के लिए चालबाजियां चलता है, लेकिन उसकी चालबाजियों को ना तो पाकिस्तान समझ पाया, ना बांग्लादेश समझ पाया, या फिर ये कहिए आंखों पर पट्टी बांधी है जिसमें समझना चाहते नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते पर बांग्लादेश चलता हुआ नजर आता है। कुछ महीने पहले ही शहबाज शरीफ बांग्लादेश की तरक्की को लेकर, वहां की GDP को लेकर तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो कैसे प्रोग्रेस किया है बांग्लादेश ने, जो कि पाकिस्तान से ही टूट कर बना है, लेकिन हम कहाँ हैं। और आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए उतारू है। इन सभी के बीच में एक और अपडेट, बांग्लादेश सरकार का एक और भारत विरोधी चेहरा सामने आया है। यूनुस सरकार ने भारत पर बेतुके आरोप लगा दिए हैं। बांग्लादेश के लोगों को गायब करवाने का आरोप है। शेख हसीना के कार्यकाल में लोगों को गायब करवाने का ये आरोप लगा है। यानी भारत विरोधी चेहरा बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर से सामने आया। यूनुस सरकार के गठित जांच आयोग ने ये बड़ी बात कही है, बड़ा आरोप लगाया है, और वो कह रहा है कि लोगों को गायब करवाने के पीछे भारत का हाथ है।
ये कुछ ऐसा ही समझिए कि बेबुनियादी आरोप जो कि पाकिस्तान लगाता रहा है और वही बेबुनियाद आरोप बांग्लादेश की तरफ से लग रहे हैं। कुछ ऐसे ही आरोप कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो ने भी लगाए थे, यूके देवनाथ सर, और आज उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। खुद की कुर्सी जाने वाली है और यही हाल बांग्लादेश में मनगढ़ंत आरोप। जी हाँ रचना, हो ये रहा है कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, अगले साल के अंत में नवंबर में। तो बांग्लादेश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे कि भारत विरोधी तत्वों को शह मिले। ये जानना जरूरी है कि बांग्लादेश में बीएनपी जो पार्टी है बेगम खालिदा जिया की, वो ज्यादातर भारत विरोधी एलिमेंट्स पर ही उनको वोट मिलते हैं। तो बांग्लादेश में बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जितनी ज्यादा भारत विरोधी लहर बनाएंगे, भारत को एक दुश्मन देश की तरह से चित्रित करेंगे, उतने ज्यादा वोट बीएनपी को इलेक्शन में मिलते हैं। जबकि अवामी लीग जो है उसने भारत विरोधी गतिविधियों को कभी अपने यहाँ चुनाव का एजेंडा नहीं बनाया। अवामी लीग जो है वो हमेशा भारत के साथ मित्रता रखना चाहती है और एक संबंध रखना चाहती है जिसमें कि बांग्लादेश और भारत एक साथ आगे मिलके आगे बढ़े। बहुत बड़ी चीज यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश अब क्या करने वाला है। जो इलेक्शन बांग्लादेश में अगले साल होने वाले हैं, क्या वो निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन होंगे? क्या अवामी लीग को इलेक्शन में लड़ने का मौका दिया जाएगा? क्या बेगम हसीना को वापस जाकर अपनी पार्टी का नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा? और सबसे और बड़ी अगर बात, खालिदा जी आती हैं सत्ता में तो फिर तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए अभी ये स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश में अगले साल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके के जो बयान है वो जरूर मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बयान डूबियस है। ये जो बयान है ये कह रहे हैं कि यदि वहां पर इलेक्शन रिफॉर्म्स सीमित तौर पर अगर हो जाते हैं तो वो अगले साल के अंत तक इलेक्शन कराएंगे, और यदि ये कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होंगे तो फिर 6 महीने और आगे चलेगा। और हमने ये देखा है रचना जी कि अनेक ऐसे जो गैर निर्वाचित सरकारें होती हैं या तानाशाही पूर्ण सरकारें होती हैं, हाँ। वो तरह तरीके के बहानों को दे करके अपने इलेक्शंस को टालने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने टेंटेटिवली इसको लगभग 1 साल के लिए टाल दिया है, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि वहां पर इलेक्शंस विद इन 6 मंथ्स कराए जाएं और उसके लिए वहां पर कानून का शासन स्थापित किया जाए, वहां पर जल्द से जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाए, जिसको करने की मंशा ये अंतरिम सरकार नहीं दिखा रही है और वो तरह तरह के बहाने दे रही है। यानी कि पूरी तरीके से बांग्लादेश का जो भविष्य है वो अभी के लिए तो अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है और जो बांग्लादेश के फ्यूचर के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेजर जनरल माथुर, यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने